हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो रिएक्शन कैसा करते हैं अलग अलग चीजों के साथ। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर बेस्ड होगा वो एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज हम एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद अगला अगला लेक्चर जो मैं बनाऊंगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज पर होगा एसिड और बेसिस की। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम सॉल्ट्स को कवर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली दो या तीन या चार लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर्स ज्यादा नहीं, 30 मिनट से 35 मिनट्स के ही होंगे। तो सारे लेक्चर को आराम से देखिएगा। ठीक है, फ्री टाइम में हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स की अगर हम बात करें तो आपने अगर नोटिस किया हो तो कुछ फल जो होते हैं ना वो खाने में खट्टे होते हैं। जैसे कि ऑरेंज ले लेते हैं हम लोग, मौसम्बी ले लेते हैं, और क्या हो गए, और हमारे बहुत सारे सिट्रस सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हो गया। ये सब क्या होते हैं, खाने में खट्टे लगते हैं। तो सबसे मेन चीज जो एसिड के बारे में ये पता लगाने की कि वो चीज एसिडिक है या नहीं। अगर वो चीज इडेबल है तब, अगर कोई चीज इडेबल है और पता लगाना है कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर हम उसे टेस्ट करते हैं और हमें हमारा जो टेस्ट है वो सोर हो यानी खट्टा हो, अगर वो खाने में चीजें खट्टी हो, इसका मतलब समझ जाइएगा उसमें किसी तरह की एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे लेमन हो गए, विनेगर हो गया। ठीक है, कुछ कैंडीज वगैरह भी होती है, खट्टी होती है। सबसे बड़ी चीज इमली, जो टैमरिंड होता है, इसको टैमरिंड बोलते हैं, उसमें टर्टरिक एसिड पाई जाती है। तो हमारे जितने भी सोर सब्सटेंस होते हैं जो भी हम खाते हैं और हमें सोर लगते हैं, समझ जाइएगा उसमें एसिड है। तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की है वो क्या है, वो सोर टेस्ट है इसका। एसिड का सोर टेस्ट सबसे पहली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एसिड्स, ज्यादातर एसिड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एसिड्स में हमारे कई सारे एसिड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और हमारी ये एसिटिक एसिड जो कि CH3COOH। तो ये कुछ हमारे एसिड्स के एग्जांपल हैं। अच्छा, एसिड और बेसिस पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये एसिड्स और बेसिस हैं क्या, कहां पाए जाते हैं। तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो जो भी एलिमेंट्स वगैरह है ना हमारे अर्थ पर, आप देखोगे टोटल 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके ट्रेसेस बहुत कम है। ठीक है, जिनको बहुत कम अमाउंट में अभी खोजा गया है। लेकिन कुछ मेन मेन जो एलिमेंट्स हैं, लगभग 100 अराउंड, अगर आप देखोगे तो सारी चीजें जो है ना, वो सभी चीजें हमारे अर्थ पर जो भी चीजें बनी है ना उन्हीं एलिमेंट से बनी है। और कोई है ही नहीं। वो 100 चीजें क्या कर रही है, 100 या 110 चीजें जो है उससे पूरी पृथ्वी का हर एक चीज बनी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एलिमेंट्स की कैटेगरी बनाई गई, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या बनाई गई, उनकी कैटेगरी बनाई गई। मतलब जो भी चीजें पाई गई हैं, या तो मेटेलिक हैं, या तो नॉन मेटेलिक है, या तो मेटलॉइड्स। अब ये मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की किस बिहाफ पर इनको कैटेगराइज किया गया, ये हम अपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर जितने भी एलिमेंट्स जैसे आयरन, कॉपर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी कैटेगरी है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स की। वैसे ही जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड्स, ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं इनकी भी कंपाउंड से बन जाते हैं तो इनकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया बेसिकली 3 कैटेगरी में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, कि जो कंपाउंड बना है इन एलिमेंट से। अब आप जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है। दो अलग अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। अब ये जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये बेसिकली नॉन मेटल्स हैं। लेकिन इन्होंने जो कंपाउंड बनाया, क्या वो मेटल या नॉन मेटल होगा, तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको मेटल नॉन मेटल में हम नहीं देखते, हम उनको देखते हैं वो एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे या सॉल्टी होंगे। तो यहाँ पर HCl कैसा है, HCl दो एलिमेंट से बना हुआ है, दोनों नॉन मेटल थे, और इन्होंने इनसे जो कंपाउंड बना उसका नेचर क्या दिखा, उसका नेचर एसिडिक दिखा। सेकंड एग्जांपल अगर आप नाइट्रिक एसिड का देखेंगे, HNO3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स मिलकर के ये बन रहा है।
तो ये क्या है, ये भी एसिडिक है। तो इस तरह जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनका नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा अभी। एसिड क्या होते हैं, सोर टेस्ट होते हैं, अगर इडेबल है तब, ऐसा नहीं कि कोई भी एसिड उठाया, पता करना है एसिडिक या बेसिक, टेस्ट करना शुरू कर दिया, नहीं दिक्कत हो जाएगी भाई, वो नहीं करना। इडेबल है तभी, अगर खाने लायक, ऐसे इमली आप खा सकते हो, इमली अगर आप खाओगे थोड़ा सा ही खाना, आपको खाने में खट्टी लगेगी, इसका मतलब उसमें कौन सी एसिड है, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, वो एसिडिक है, उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है। आप सिट्रस फ्रूट ले लीजिए, लेमन ले लीजिए, लेमन का जूस ले लीजिए आप, वो भी अगर आप लेमन का जूस को आप टेस्ट करेंगे तो वो भी खट्टा लगेगा, वो मतलब लेमन जूस भी एसिडिक है, ठीक है। तो जो भी इडेबल चीजें जिनको हम खाते हैं और खाने में खट्टी लगती हैं तो वो एसिडिक है। अच्छा, जो खा नहीं सकते, ऐसी एसिड से जिनको खा नहीं सकते या जिनको टेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको कैसे पता करेंगे वो एसिडिक है बेसिक, उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा बेस। जैसे एसिडिक नेचर है कंपाउंड्स का, वैसे बेस भी एक नेचर है कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स या तो एसिडिक होते हैं, या तो बेसिक, या तो सॉल्टी नेचर के होते हैं। तो यहाँ जो बेस होते हैं ना, बेस को पता करने का क्या तरीका है, ऐसी चीजें जो खाने में खट्टी लगे, कड़वी लगे, बिटर इन टेस्ट, ऐसी चीजें जिनका टेस्ट बिटर हो, जो कड़वी लगे खाने में, ऐसी चीजें जिनको खाने में उनका स्वाद कैसा मिले, कड़वा मिले, अगर खाई जा सकती हैं तो, ऐसा नहीं कि सबको खा करके टेस्ट करके पता करो, ऐसा नहीं। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको खाने के बाद वो हमें कैसे लगे, कड़वे लगे, वो चीज क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। अच्छा, बेस को छू करके भी आप पता कर सकते हो, अगर बेस को आपने छुआ तो वो सोपी होंगे, सोपी मतलब साबुन छूते ना जैसा फील होता है, साबुन छूने के बाद स्लिपरी जैसा, तो वैसा बेस को छूने के बाद भी फील होता है। तो बेस क्या होते हैं, सोपी या स्लिपरी इन टच होते हैं, और साथ ही साथ बिटर इन टेस्ट होते हैं। टेस्ट कैसा होता है इनका, बिटर होता है, कड़वे होते हैं। अच्छा, सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ बेस ही पानी में सॉल्युबल होते हैं, कुछ बेस ही पानी में सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्केलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केलीज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको एल्केलीज बोलते हैं। यहाँ कुछ बेसिस के नाम लिखे हैं मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे बेसिस हैं। ये एल्केली को याद रखिएगा, एल्केली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एल्केली क्या होता है, ऐसे बेस, देखो सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, सारे बेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको एल्केली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिएगा, अगर कहीं भी आपने सुना हो, कभी पढ़ा हो, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है चैप्टर नंबर 5 में जिसको हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो दो तरीके से किया गया है, ग्रुप्स में अरेंज किया गया और पीरियड्स में अरेंज किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम्स है ना, जो कॉलम्स है वो ग्रुप्स हैं, ऐसे ऐसे जो कॉलम्स है ग्रुप्स हैं, तो टोटल 18 ग्रुप हैं। पीरियड्स की बात करें तो 7 पीरियड्स हैं, ऐसे ऐसे रोज, 7 रोज है ना, ऐसे ऐसे। तो ये जो पीरियड्स है वो 7 है, वहीं ग्रुप की बात करें तो 18 है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है, यानी जो फर्स्ट ग्रुप है, सबसे जो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला ग्रुप है, उसको एल्केली का नाम दिया गया है। वो उसमें प्रेजेंट जो भी मेटल है उनको एल्केली मेटल कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्केली मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल बोलते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप बेसिकली मेटल्स का होता है, तो फर्स्ट एल्केली मेटल बोलते हैं किसको, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप पाया जाता है, फर्स्ट ग्रुप। एल्केली मेटल क्यों बोलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना ये एल्केली इसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये एल्केली इसी से रिलेटेड है। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा, जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगा बेस की, तब आपको याद आएगा कि मैंने ऐसा कुछ बताया था। तो जो बेसिस होते हैं ना वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते सारे के सारे, लेकिन जो बेस पानी में सॉल्युबल है उनको हम एल्केलीज बोलते हैं, ठीक है। और इसी एल्केली से बना एल्केली मेटल। क्यों बना एल्केली मेटल, उस ग्रुप का नाम एल्केली मेटल क्यों रख दिया गया, यानी वो कुछ ना कुछ रिलेशन उनका बेस के साथ है, और ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल है, इन मेटल्स का कुछ रिलेशन बेसिस के साथ है, ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल है, तभी इन मेटल्स को क्या बोला जाता है, एल्केली मेटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये हम रिएक्शंस में देखेंगे। तो यहाँ बेसिस के एग्जांपल क्या हो गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हमारे कुछ बेसिस हो गए, ठीक है। बात करते हैं इंडिकेटर्स की। अभी मैंने बोला हम सारे एसिड्स और सारे बेसिस को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि वो एसिड है या बेस। खाया तो खट्टा लगा, खाया तो कड़वा लगा, खाया तो खट्टा तो एसिड, खाया कड़वा लगा तो बेस। तो यहाँ सारे एसिड और बेस तो आप नहीं टेस्ट कर सकते ना, वही एसिड और बेस आप टेस्ट कर सकते हो जो इडेबल होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स तब यूज किए जाते हैं जब हमें ये पता करना होता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है, कोई चीज एसिड है या बेस। अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे इंडिकेटर्स की, तो एसिड बेस इंडिकेटर्स आर केमिकल्स, ये एक तरीके के केमिकल्स होते हैं, या कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है ये पता करने के लिए कि जो हमारा जो हमने चीज ली है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल यानी सॉल्टी है, ये पता करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं।
कुछ एग्जांपल्स इंडिकेटर्स के, जैसे लिटमस पेपर, पढ़ा होगा आपने, लिटमस पेपर पहले भी पढ़ाया था छोटी क्लासेस में भी, लिटमस पेपर, फेनोप्थलीन, रेड कैबेज, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम पता करते हैं। और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, टर्मरिक, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो आइए देखते हैं इंडिकेटर्स को, देखते हैं। यहां देखिए मैंने कुछ टेबल बनाया है और कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखे, और मैंने ये लिखा है कि अगर इस लिटमस पे अगर मैं इन इंडिकेटर्स का यूज करूंगा तो मेरे एसिड और बेस में मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो चीज एसिडिक है या बेसिक। सबसे पहले लिटमस पेपर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिटमस पेपर की। तो कोई जो लिटमस पेपर है ना, ये आता कहां से ना, इसलिए लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। ठीक है, लाइकेन से ये बनता है। क्या? लिटमस पेपर। देखो लाइकेन क्या है, लाइकेन फंगस और एल्गी का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। एल्गी और फंगस जब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं तो वो लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी लाइकेन से हमारा लिटमस पेपर तैयार होता है। एनसीईआरटी में देखोगे थोड़ा सा फिगर भी बना है लाइकेन का। ठीक है, तो लाइकेन से हमारा लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो यहां पर लाइकेन से हमारा लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब लिटमस पेपर का अगर हम यूज करते हैं ना, तो देखो लिटमस पेपर मार्केट में दो कलर्स में अवेलेबल होता है। वैसे ओरिजिनल कलर जो लिटमस का होता है, लिटमस सॉल्यूशन का, वो पर्पल होता है। लिटमस सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, लेकिन जो मार्केट में हमें लिटमस मिलता है वो पेपर के फॉर्म में मिलता है। पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर जो हमें मिलता है मार्केट में वो दो कलर में मिलता है, रेड या ब्लू। ठीक है, दो कलर में मिलता है। तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आओ मार्केट से और उस पर अगर आपने एसिड गिराया, और अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर पर सॉल्यूशन को गिराया और सॉल्यूशन का कलर रेड हो गया, अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर पर कोई सॉल्यूशन या कोई कंपाउंड को गिराया और उसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया, तो इसका मतलब वो जो सॉल्यूशन या वो कंपाउंड है वो एसिड है। वो क्या है? एसिड है। वहीं अगर आपने मार्केट से ब्लू लिटमस पेपर आपने परचेस किया, उस पर किसी सॉल्यूशन को गिराया या कोई कंपाउंड गिराया और उसका कलर रेड से ब्लू हो गया, तो समझ जाना वो सॉल्यूशन क्या है? वो बेस है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। वो क्या है? वो बेस है। ठीक है, अच्छा कोशिश करना जब भी लिटमस पेपर का यूज करना तो आपका एसिड और बेस सॉल्यूशन के फॉर्म में, मतलब पानी में घुला हुआ होना चाहिए, सॉल्यूशन के फॉर्म में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, ड्राई गैस के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम जब एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं और अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर पर गिराएंगे तो होगा क्या? लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था, एसिडिक सॉल्यूशन उस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कर लेगा। वहीं अगर हम बेस की बात करें, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन लिटमस पेपर पर गिराते हैं, कैसा लिटमस पेपर? रेड लिटमस पेपर। अगर हम रेड लिटमस पेपर पर क्या गिराते हैं? बेसिक सॉल्यूशन गिराते हैं, तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो ये रही लिटमस पेपर के बारे में। ये कलर चेंज करके, ये जितने भी इंडिकेटर्स मैंने यहां पर लिखे हैं, ये सब कलर चेंज करके आपको बताएंगे कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। आगे बात समझ में। नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं, मिथाइल ऑरेंज। देखिए मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है ना, ये येलो होता है। मिथाइल ऑरेंज जब आपको मिलेगा ना, तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होगा वो येलो होगा। मिथाइल ऑरेंज पर जब एसिडिक सॉल्यूशन गिराया जाता है तो उसका कलर येलो से रेड हो जाता है। यानी अगर मिथाइल ऑरेंज पर आपने किसी सॉल्यूशन को गिराया और गिराने के बाद अगर उस सॉल्यूशन ने उस मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड कर दिया, तो समझ जाना वो सॉल्यूशन एसिडिक है। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है। अच्छा बेस के साथ अगर करें, अगर आप कोई सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज पर गिरा रहे हो और उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, उसका कलर नहीं बदल रहा, वो येलो था और सॉल्यूशन गिराने के बाद भी येलो ही रह गया, तो इसका मतलब वो बेस है। उसका मतलब क्या है? वो बेस है। बात करते हैं टर्मरिक की। देखिए हल्दी को भी आप एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। बहुत कॉमन चीज है हल्दी, आप सबके घरों में मिल जाएगी। तो टर्मरिक का इंडिकेटर की तरह यूज कैसे करते हैं पहले ये बताता हूं। देखिए आप ना एक पेपर लीजिए, एक पेज ले लीजिए, थोड़ा पेज ले लीजिए स्क्वायर शेप का या इतना बड़ा पेज ले लीजिए। हल्दी का पेस्ट बनाइए, पानी में हल्दी को मिला करके हल्दी का पेस्ट बनाइए और पूरे पेपर पर स्प्रेड कर दीजिए, फैला दीजिए। जैसे कलर करते हैं ना, पूरे पेपर पे उसको हल्दी को स्प्रेड कर दीजिए और सूखने के लिए रख दीजिए। जब हल्दी का पेस्ट आपने पेपर पर लगाया, उसको ड्राई कर दिया, तो वो पेपर अब आप एज ए इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हो। उस पेपर का यूज आप एज ए इंडिकेटर कर सकते हो। तो जब आप उस पेपर पर जिस पर आपने हल्दी का पेस्ट लगा के ड्राई करा, जब उस पेपर पर आप एसिडिक सॉल्यूशन गिराओगे तो आप देखोगे जो हल्दी का कलर है, जो कि येलो है, वो चेंज नहीं होगा। सॉल्यूशन गिराने के बाद आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। आपको उस पेपर पर जिस पर आपने हल्दी का पेस्ट बनाया, उस पर सॉल्यूशन गिराने के बाद आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहीं अगर उसी पेपर पर जिस पर आपने हल्दी का पेस्ट लगा करके ड्राई किया, अगर आप उस पर बेस को गिराते हो, तो जहां पर बेस गिरेगा, जहां पर बेस की ड्रॉप्स गिरेंगी, वहां पर क्या होगा? वहां का कलर येलो से रेड हो जाएगा। येलो से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से टर्मरिक हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बात करते हैं फेनोप्थलीन की। फेनोप्थलीन
फेनोप्थिलीन की अगर हम बात करी जाए तो फेनोप्थिलीन कलरलेस सॉल्यूशन होता है। फेनोप्थिलीन कैसा होता है? कलरलेस होता है। फेनोप्थिलीन का कोई कलर नहीं होता। फेनोप्थिलीन कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो फेनोप्थिलीन पे जब आप एसिड फेनोप्थिलीन में जब आप एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो फेनोप्थिलीन का कोई कलर चेंज नहीं होगा। फेनोप्थिलीन में एसिड डालने से जो फेनोप्थिलीन का कलर है वो कलरलेस ही रहता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जब फेनोप्थिलीन में आप बेस को ऐड करते हो, बेसिक सॉल्यूशन ऐड करते हो, तो फेनोप्थिलीन जो कि कलरलेस था, बेस के ऐड करते ही वो पिंक हो जाता है। मेरी बात समझिएगा, फेनोप्थिलीन कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही फेनोप्थिलीन में आप बेस को ऐड करते हो तो फेनोप्थिलीन का कलर कलरलेस से क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं चाइना रोज की। चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज का भी यूज आप एज ए इंडिकेटर कर सकते हो। देखिए क्या करना है चाइना रोज को। चाइना रोज एक्चुअली एक फ्लावर है, रेड कलर का फ्लावर है, ठीक है। इसका भी यूज आप एज अ इंडिकेटर कर सकते हो। करना क्या है, चाइना रोज को, चाइना रोज के फूल को तोड़ना है, एक दो फूल तोड़ लो, उसके पेटल्स को अलग कर लो, पेटल्स निकालो, पंखुड़ियों को निकाल लो, और गर्म पानी लो, एक टेस्ट ट्यूब में गर्म पानी लो और उसकी पंखुड़ियों को उसमें डिप कर दो, डुबा दो। आप देखोगे कुछ टाइम बाद पंखुड़ियों की वजह से जो पानी का कलर है, जो गर्म पानी जो आपने डाला था, उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो पानी जिसका कलर रेड हो गया, किसकी वजह से? चाइना रोज की पेटल्स की वजह से उसका कलर जिसका रेड हो गया। अब उस पानी का आप किस तरह यूज कर सकते हो? आप एज इंडिकेटर यूज कर सकते हो। चाइना रोज का डायरेक्ट एज इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते आप, हाँ ये करके आप चाइना रोज को इंडिकेटर बना सकते हो। करना क्या है, चाइना रोज लेना है, उसकी पंखुड़ियों को लेना है, गर्म पानी में डुबोना है कुछ देर तक, उसके बाद जब पानी का कलर रेड हो जाए तो समझ जाना वो पानी अब एज इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। तो करना क्या है आपको उस पानी में एसिड को ऐड करना है। अगर उस पानी में एसिड को ऐड करने से पानी का कलर रेड से पिंक हो जाए तो समझ जाना आपने जो पानी में जो सॉल्यूशन डाला वो क्या था? वो एसिड था। वो क्या था? एसिड था। लेकिन अगर उसी पानी में, अगर उसी वाटर में जिसमें आपने चाइना रोज को डिप किया था, अगर उस पानी का कलर रेड से ग्रीन हो गया, रेड से क्या हो गया? ग्रीन हो गया, तो समझ जाना वो जो आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो क्या है? वो बेसिक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे इंडिकेटर्स की मदद से किसी ना कोई भी एक इंडिकेटर उठा लिया और उसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो एसिडिक है या बेसिक। ठीक है, अगला चलते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने एक और इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन किया जिसका नाम है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इससे पहले जो भी इंडिकेटर हम पढ़ रहे थे वो सारे इंडिकेटर क्या थे? कलर चेंज करके आपको बता रहे थे कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। इससे पहले जो भी इंडिकेटर हमने लिए थे वो कलर चेंज करके बता रहे थे कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कुछ अलग ही है। ये भी इंडिकेटर है लेकिन ये कलर चेंज करके आपको नहीं बताएगा कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर के साथ क्या सीन है? ऑल फैक्टर इंडिकेटर में जब आप एसिड और बेस को गिराओगे या मिक्स करोगे एसिड और बेस को तो स्मेल बदल जाएगी। आपको स्मेल में चेंज समझ में आएगा। उसकी स्मेल, जो स्मेल निकल रही थी अब तक, जो इंडिकेटर से स्मेल आ रही थी, आपको स्मेल मिल रही थी, वो स्मेल बदल जाएगी एसिड और बेस को गिराने से। तो ऑल फैक्टरिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल चेंज करके, ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज करके क्या करते हैं? आपको ये बताते हैं कि वो चीज एसिडिक है या बेसिक है। बेसिकली एनसीईआरटी में 3 तरह के ऑल फैक्टर इंडिकेटर डिस्कस किए गए। कौन कौन से? अनियन है, वनीला है और क्लोव है। अनियन, वनीला एंड क्लोव। देखो अनियन को आप कैसे ऑल फैक्टर इंडिकेटर बनाओगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अनियन लेना है और उसको मैश कर देना, उसको उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर देना। और क्या करना है, कॉटन क्लोथ लेना है। कॉटन क्लोथ और अनियन को जो आपने मैश किया था उसको एक ही पॉलिथीन में बांध करके, टाइटली बांध करके, मतलब मैश किया हुआ अनियन और एक कॉटन स्ट्रिप एक साथ एक पॉलिथीन में बांध करके, एक पॉलिथीन में बांध करके रेफ्रिजरेटर में ओवरनाइट, एक रात के लिए रख देना है। तो जब आप वो पॉलिथीन खोलोगे तो जो कॉटन क्लोथ जो आपने अनियन के साथ रखा था उसमें स्मेल आने लगेगी अनियन की। तो वो कॉटन स्ट्रिप अब एज इंडिकेटर काम करेगा। तो कॉटन स्ट्रिप से जो स्मेल आ रही है वो क्या होगी? अगर आप उस कॉटन स्ट्रिप पर अगर आप क्या डालोगे, बेस डालोगे, तो आप देखोगे कि बेस डालते जो स्मेल आ रही थी वो स्मेल आना बंद हो जाएगी। ठीक है, कॉटन स्ट्रिप पर जब जैसे आप बेस ऐड करोगे तो जो स्मेल आ रही थी किसकी? अनियन जैसी स्मेल आ रही थी कॉटन स्ट्रिप से, वो स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो अगर अनियन वाला जो कॉटन क्लॉथ आपने लिया था, अगर उसमें बेस ऐड किया और स्मेल नहीं आ रही, समझ जाना कि जो आपने चीज ली है वो बेसिक है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन ऐड करने के बाद भी स्मेल आई जा रही है, अगर किसी सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद भी स्मेल आई जा रही है, समझ जाना वो चीज एसिडिक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे वेनिला की। तो वेनिला में क्या होता है? वेनिला में जैसे ही बेस को ऐड किया जाता है, ठीक है,
वैसे ही क्या होता है, वनीला की जो स्मेल है वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम एसिड को ऐड करते हैं तो यहां पर कोई चेंज नहीं आता। वनीला में भी क्या होता है, वनीला में भी अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने वनीला में बेस को ऐड किया तो उसकी स्मेल तुरंत गायब हो जाएगी। क्लोव ऑयल की बात करते हैं, क्लोव ऑयल में क्या होता है, ठीक है, इस क्लोव ऑयल में हम बेसिकली स्मेल वगैरह का डिटेक्शन नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, इन बेसिस इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। बेसिस के केस में हम नहीं पता कर सकते, ठीक है, कि कैसी स्मेल है, क्या स्मेल आएगी, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पर जो है अनियन और क्लोव का मेन यूज कर सकते हैं कैसा, इंडिकेटर की तरह, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। हमने एसिड और बेसिस की थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा और साथ में ये देखा कि एसिड और बेस को कैसे पता करें कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, किसकी मदद से, इंडिकेटर्स की मदद से। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम डिस्कस करेंगे अपने केमिकल रिएक्शंस जो कि एसिड और बेस करते हैं। ओके, थैंक यू।